नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस छेत्री और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल एस छेत्री जीके पर। आज मैं आप लोग को मौर्य एंड गुप्ता डायनेस्टी के बारे में टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा। लास्ट में जो मोस्ट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन टेस्ट भी लगाऊंगा जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी व अदर स्टेट गवर्नमेंट जॉब में पूछे गए बा रिपीटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा आपका मौर्य डायनेस्टी के बारे में। मौर्य डायनेस्टी है भारत का सबसे पुराना डायनेस्टी। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का पहला शासक था। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की। और कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मोरा था। मोरा शब्द का संबोधित शब्द मौर्य है और मोरा से ही मौर्य शब्द बना है। इतिहास में यह पहली बार हुआ जिसे माता के नाम से पुत्र का वंश चला हो। तो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सर्वश्रेष्ठ योद्धा और उन्होंने चंद्रगुप्त के सभी प्रकार के योद्धा के विद्या में निपुण बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली योद्धा और प्रबल शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सबल और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र की नींव डाली जो आज तक यह आदर्श है कि आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का विश्वास भी जीता और उसके साथ ही उसे सत्ता का अधिकार भी मिल गया। चंद्रगुप्त मौर्य एक इम्पोर्टेंट शासक है जो मौर्य डायनेस्टी का। चंद्रगुप्त का साम्राज्य का विस्तार। उस समय मगध का भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। जब मगध पर नियंत्रण के बाद चंद्रगुप्त ने पश्चिमी और दक्षिणी भारत का विजय का अभियान प्रारंभ किया और 316 पूर्व में चंद्रगुप्त ने पूरे उत्तर पूर्वी भारत का अपना अधिकार जमा लिया था और उत्तर पूर्वी भारत को यूनानी शासन से मुक्त भी दिलाने के बाद उसका ध्यान दक्षिण की तरफ गया और चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में हराया था। और कहा जाता है कि युद्ध में सेल्यूकस की हार के बाद चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की एक संधि हुई जिसमें अनुसार 40 वर्ष ने गंधार और काबुल, हेरात और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिया, जिसके साथ चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में भेंट किया गया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी कर्णालिया बाहिलिना से भी विवाह कर लिया था। उसके साथ ही सेल्यूकस ने मेगास्तीन को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सैनिकों की विशाल सेना से संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त किया और अपने साम्राज्य को अधीन कर लिया। इसमें आपका मेगास्तीन के बारे में। मेगास्तीन एक उनका बुक है इंडिका। मेगास्तीन का इम्पोर्टेंट बुक, ये आपको हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देगा। मेगास्तीन का इम्पोर्टेंट बुक का नाम क्या था आपका? इंडिका। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 32 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला। उसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज सिंहासन त्याग कर जैन धर्म को अपना लिया। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सन्यासी के रूप में रहने लगे थे। उसके बाद शिलालेख में ही ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सच्चे निष्ठावान जैन की तहत आमरण उपवास करके अपना दम तोड़ा और उनका पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त के बाद अपने पुत्र बिंदुसार ने अपना सत्ता पर अपना अधिकार किया, परंतु उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं कि दक्षिण की ओर और मौर्य साम्राज्य के विस्तार का श्रेय बिंदुसार को दिया जाता है। हालांकि इतिहास के उसके विजय का अभियान कोई भी सच्चा नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार बिंदुसार का माता अपना दुर्धरा था और उन्हें पुराणों में वर्णित है। बिंदुसार ने 25 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बिंदुसार को अमित घाती यानी दुश्मनों का संहार करने का वाला कहा जाता है, जिसे यूनानी ग्रंथ में एंटियोकोस का नाम दिया गया। बिंदुसार का आजीवन धर्म को मानता था। उसके अतिरिक्त इतिहास में बिंदुसार के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक। बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक मौर्य शासक बना और सम्राट अशोक भारत
के ही नहीं बल्कि विश्व का इतिहास के सबसे महान शासकों में एक है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासन में ही मौर्य साम्राज्य का बृहद स्तर में विस्तार हुआ और सम्राट अशोक का मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। साम्राज्य का विस्तार के अतिरिक्त प्रशासन तथा धार्मिक संहिता के क्षेत्र में भी उनका सभी राजाओं में सबसे ऊपर है। कलिंग का युद्ध 261 BC में उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। यह युद्ध के बाद अशोक ने अपने जीवन कभी न युद्ध करने का प्रतिज्ञा की। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसकी दीक्षा उन्होंने बुद्ध मुनि उपगुप्त से ली। बुद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने शिकार करना और पशुओं को हत्या करना बंद कर लिया और उसने पशुओं तथा जानवरों के लिए चिकित्सालयों की स्थापना करवाई और सम्राट अशोक ने अमरगृह, धर्मशाला, कुएं का भी निर्माण करवाया। जो रुद्रमोहन के जूनागढ़ शिला में लिखा गया है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्पगुप्त द्वारा बनाया गया। यह पुष्पगुप्त उस समय सम्राट अशोक का प्रांतीय राज्यपाल था। अशोक को इतिहासकारों द्वारा देवनाप्रिय और प्रियदर्शी जैसी उपाधि दी गई है। सम्राट अशोक ने शिलालेख और शिलालेखों पर उत्कीर्ण उपदेश भारतीय उपमहाद्वीप की जगह जगह पाए गए हैं और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भी अपने प्रचारक भेजे। उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अपनी राजधानी से श्रीलंका जलमार्ग से भेजा। पाटना और पाटलिपुत्र का इतिहास महेंद्र घाट के नाम अशोक के पुत्र महेंद्र के नाम पर ही रखा गया है। युद्ध से मन उब जाने के बाद भी अशोक ने एक बड़ी सेना को बनाए रखा था ताकि अपने साम्राज्य को विदेशी आक्रमण से बचाया जा सके। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य का सबसे महान और शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। सम्राट अशोक ने भी मध्य प्रदेश का सांची का स्फूर्त भी निर्माण कराया और भारत का अशोक स्तंभ उनके नाम पर रखा गया। चंद्रगुप्त के दिन में कौटिल्य ने अपने रचना अर्थशास्त्र में नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में एक पूरा अध्याय लिखा। तो विद्वानों का कहना है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरों का प्रशासन इस सिद्धांत के अनुरूप ही रहा होगा। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र का नगर का शासन का एक परिषद द्वारा किया जाता था, जिसके 30 सदस्य होते थे और 30 सदस्य में 5 सदस्य वाले 6 समितियां में बटे होते हैं। ये आपको दोनों इम्पोर्टेंट है, कौटिल्य और मेगास्थनीज, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखना है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन कॉमन आता है मौर्य डायनेस्टी से। मौर्य डायनेस्टी के बाद आपका गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जो एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन, एक बार 2 क्वेश्चन जरूर दिखाई देता है। समुद्रगुप्त इतिहास प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ज्ञात होता है कि गुप्त का प्रथम ऐतिहासिक शास्त्री गुप्त था। चीनी यात्री इंगसिंग के श्रीगुप्त का उल्लेख करता है। बनारस के पास उसकी कुछ मुद्राएं भी प्राप्त है। एक मनोहर प्रागुप्ताचार्य और दूसरे श्रीगुप्त का अंकित है। इतिहासकार मानते हैं कि श्रीगुप्त वंश का प्रथम राजा, परंतु बाद में स्वतंत्रता प्राप्त कर उसने महावीर राजा उपाधि धारण की। घटोत्कच स्कंदगुप्त के समय में सुप्रिय अभिलेख तथा प्रभावी गुप्त का पूना ताम्रपत्र में अभिलेख के अनुसार घटोत्कच गुप्तचर का संस्थापक था, परंतु समुद्रगुप्त प्रयाग प्रस्ताव के अनुसार यह वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिससे महाराजाधिकार की उपाधि धारण की और लिच्छवियों के से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसने अपने स्थिति को सुदृढ़ की और उसने
लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया, जिससे समुद्रगुप्त का जन्म हुआ। इस विवाह का स्मृति उसने चंद्रगुप्त कुमारी देवी प्रकार और सोने का सिक्के चलाए, जिन पर एक कुमारी देवी, एक चंद्रगुप्त का चित्र और दूसरी और लक्ष्मी का चित्र अंकित किया। जिसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था राजरोहण की तिथि से अपने गुप्त संवत अचल चलाना। उसने आधुनिक बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया और शासन के अंतिम चरण में उसने संन्यास ले लिया और उसने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकार मनोनीत किया है। और समुद्रगुप्त की भारत का इम्पोर्टेंट सम्राट है। गुप्ता यानी समुद्रगुप्त वंश का सर्वाधिक पराक्रमी और शासक था और वह पूर्व उसे अपने बड़े भाई कांच के विद्रोह में अपना सामना करना पड़ा था और कांच ने स्वयं शासन को घोषित करने के लिए अपने नाम के सिक्के का बदलाया और परंतु समुद्रगुप्त ने स्थिति पर शीघ्र कि कांच पर निमंत्रण प्राप्त कर लिया। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन वाचक्य ने सोली के प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। इस अभिलेख से ही गुप्त काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसे अपने साम्राज्यवादी नीति के कारण इतिहासकार ने ए स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। संगीत के समुद्रगुप्त अभिरुचि थे और हरिसेन द्वारा उसे कविराज तथा संगीत के प्रेमी की उपाधि भी विभूषित किया गया। एक मोहर से उन्हें बीना बजाते हुए भी दिखाया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय व विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है। अभिलेखों में के अनुसार समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, परंतु कुछ साहित्य और प्राप्त सिक्कों को पता चलता है कि उन साझे शासन रहा और रामगुप्त के पराक्रम का और चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त सेकंड व विक्रमादित्य के बड़े भाई आपका रामगुप्त का भी सैनिक शासन रहा था। रामगुप्त का पदयात्रु पर चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा और उनका मूल नाम देवराय व देवगुप्त था। कुछ बाकाटर अभिलेख के चंद्रगुप्त के सिक्कों से उसकी पुष्टि होती है। गुजरात के सैन्यों का परास्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाकाहारी एवं विक्रमादित्य जैसे उपाधि प्राप्त की। चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र था आपका कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त राजा बना और कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का श्रेय जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। गुप्त शासक में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिले हैं। उसके सिक्कों पर मोर की आकृति मिलती है। उसने अश्वमेध यज्ञ किया है। बसभट्टी कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था, जिसने प्रसिद्ध मंदसूर प्रशस्ति की रचना की। कुमारगुप्त प्रथम अब तक कुल 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उनमें से अधिक अभिलेख किसी अन्य गुप्त शासक के नहीं मिलते हैं। कुमारगुप्त इसके नज़र से गुरुत्वपूर्ण है। गुप्त शासक का कुमारगुप्त का पुत्र था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण घटना थी उसके समय में हुनों का आक्रमण। हालांकि स्कंदगुप्त उसे रोकने का सफल रहा। मलेच्छों पर स्कंदगुप्त की विजय का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में है। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति का लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त न केवल एक सफल राजा बल्कि एक अच्छा प्रशासक भी था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा गिरनार पर्वत पर निर्मित सुदर्शन झील का भी उसने पुनरुद्धार कराया। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह बाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड के साथ किया था और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 वररत्न व पंडित थे। उनका कालिदास, धन्वंतरी और छर्णक और अमर सिंह, शुंक, बेताल भट्ट, घट्टरपर, बरामिहिर और बड़रुचि। और चंद्रगुप्त सेकंड के शासन में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था उनके कार्यकाल में व समय में। और आपका साहित्य के क्षेत्र में जो गुप्त डायनेस्टी में ज़्यादा विकास हुआ था, जैसे आपका मेघदूत कालिदास का मेघदूत इम्पोर्टेंट बुक है जो रचनाएं है, जैसे ऋतु संहार, रघुवंश
और विक्रमोर्वशीयम और मालविनीचम और अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम इन रचनाएं है गुरुत्वपूर्ण। और अभी और इम्पोर्टेंट है, और दशामल और शून्य का भी गुप्त काल में ही विकास हुआ था, आरंभ हुआ था। और आर्यभट्ट इस युग के प्रख्यात गणितज्ञ एवं खगोलीय शास्त्र थे। आर्यभट्टम नामक ग्रंथ की रचना की थी। और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नाम ग्रंथ ये सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। और बारहवीं ने बृहत संहिता और पंच सिद्धांत का नाम से खगोलीय शास्त्र ग्रंथों की रचना की। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत भी खगोलीय शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। और नेक्स्ट है धनवंती एवं सुसद एक युग के प्रख्यात वैद्य थे। धनवंती और सुसद इस योग के प्रमुख वैद्य थे, जो नवनीतकम इस योग के प्रसिद्ध चिकित्सा पुस्तक थे है। और नेक्स्ट है प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धनवंती ने रस चिकित्सा नामक पुस्तक की रचना किया है। और आपका इम्पोर्टेंट रचनाकार और रचनाएं है विषादत्ता का मुद्रा रक्षक व देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक का मुद्रा कटिकम और दंडी का 10 कुमार चरित और विष्णुगुप्त का पंचयंत्र, नारायण पंडित का हितोपदेश और बड़ा मिहिर का बृहत संहिता और लघु जातक। और ये आर्यभट्ट का जैसा है आपका खगोलीय विज्ञानी व गणितज्ञ है, जो आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की। और सूर्य सिद्धांत का नाम ग्रंथ के सिद्ध किया, जो पृथ्वी के सूर्य का चक्कर लगाती है। गुप्त युग का स्वर्ण योग व गोल्डन ईयर कहते हैं, क्योंकि उसमें आर्ट कल्चर्स का और लिटरेट का व साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ था इसी काल में। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जे किसके काल में जे आर्ट एंड कला का ज़्यादा विकास हुआ बोलने से आपका चंद्रगुप्त सेकंड व विक्रमादित्य के दिन में, व चीनी फाहियान किसके शासनकाल में, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आंसर बोलने से आपको चंद्रगुप्त सेकंड के दिन में। और नालंदा विश्वविद्यालय किसके दिन में स्थापना हुआ था, कुमारगुप्त के दिन में, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बिहार का पटना में है, ये भी आपको आ सकता है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिए। और कालिदास के बारे में, उनके बुक के बारे में भी ज़रूर कॉमन यहाँ पर आएगा, आप लोग उसको अच्छा से देखना और याद रखना। और मैं आज ये टॉपिक वाइज लेक्चर आपको ख़त्म कर लिया। अभी मैं आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ टेस्ट लूँगा, जो दोनों विषय में। फर्स्ट मौर्य डायनेस्टी का कौन सा क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आया हुआ, मैं आपको बोलूँगा, आप लोग याद रखना। जे गुप्त डायनेस्टी सबसे पुराना डायनेस्टी है भारत का, जो ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया, जे गुप्त माने मौर्य डायनेस्टी का प्रतिष्ठापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका दोनों याद रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य का उनका दोनों है, एक मेगास्तीन किस नामक पुस्तक लिखा था लिखे थे बोलने से आपका इंडिका। और जैसे आपका विष्णुगुप्त व चाणक्य का बुक का नाम क्या है बोलने से आपका अर्थशास्त्र। और चाणक्य का दूसरा नाम है आपका विष्णुगुप्त, आपको ये भी याद रखना है। और उसके बाद आपका बिंदुसार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिंदुसार से इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन अशोक से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। जब अशोक का एक क्वेश्चन आया था, सांची का स्त्रोत किसने बनाया, तब आंसर बोलने से आपको अशोक ने, और वो मध्य प्रदेश में है। और अशोक कौन सा धर्म का अनुगामी थे, बौद्ध धर्म का। और बौद्ध धर्म प्रचार के लिए उसने अपने पुत्र संघमित्रा और महेंद्र को कहाँ पर भेजे थे बोलने से आपका आंसर लिखना पड़ेगा आपको श्रीलंका में। और नेक्स्ट और एक भी क्वेश्चन है अशोक के बारे में, अशोक ने कलिंग युद्ध कितने बीसी में लड़ा था,
261 BC में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। और एक भी और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपका मौर्य डायनेस्टी का। मौर्य डायनेस्टी का इम्पोर्टेंट बा शासक बस माने शक्तिशाली सम्राट था आपका अशोक। बा अशोक का नाम पे ही आपका क्या भारत का अशोक स्तंभ रखा गया। और अशोक भारत का मात्र नहीं विश्व का एक प्रतापी शासक था। और अशोक के बारे में आपको यह क्वेश्चन हो सकता है। गुप्ता डायनेस्टी का क्या क्वेश्चन होगा मैं आपको पहले बताऊंगा। जो गुप्ता डायनेस्टी का प्रतिष्ठा जो किया है श्री गुप्ता ने, लेकिन श्री गुप्ता का नाम इतना वो नहीं है जितना माने गुप्ता डायनेस्टी का मेन चंद्रगुप्ता फास्ट ने प्रतिष्ठा किया था। और चंद्रगुप्ता फास्ट ने महाराजाधिकार का उपाधि भी लिया था। ये इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन है आया था आपका महावीराजा उपाधि किसने लिया था, तब आंसर बोलने से आपको चंद्रगुप्ता फास्ट ने। और चंद्रगुप्ता फास्ट का पुत्र था आपका समुद्रगुप्ता। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्ता भारत का नेपोलियन कहे जाते हैं। जो भारत का नेपोलियन बोलते हैं समुद्रगुप्ता को, क्योंकि ये स्मिथ ने दिया था ये संज्ञा। और वो एक साहसी एक मन सम्राट थे। और उनके उसमें इलाहाबाद प्रशस्ति उनके दिन में ही विकास हुआ था। बा उस समुद्रगुप्ता के बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्ता सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपका गुप्ता डायनेस्टी के, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी का आर्ट एंड कल्चर के विकास के लिए उनका भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए उस काल को स्वर्ण युग काल भी कहते हैं। और उनके दिन में चीनी यात्री फाहियान उसी समय में भारत आया था। और उनके दिन में नवरत्न भी उनके दिन में 9 नवरत्न जैसे कालिदास, धनवंती, इन लोग सब उनके दिन में ही नवरत्न थे। और आपका उनको कौन सा उपाधि दिया था बोलने से आपका विक्रमादित्य उपाधि उनको दिया था। और उनका बाद उनका पुत्र कुमारगुप्ता के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय जैसा अभी बिहार में है बा पटना में, वो किसने बनाया था बोलने से आपका कुमारगुप्ता। और कुमारगुप्ता के बाद स्कंदगुप्ता एक इम्पोर्टेंट है। स्कंद इसलिए इम्पोर्टेंट है उसी समय हुनों ने वहाँ पर आक्रमण किया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होगा। जैसा आपका मैंने गुप्ता डायनेस्टी और आपका मौर्य डायनेस्टी दोनों का बारे में टॉपिक वाइज आपको बताया है। और आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आरआरबी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन आप लोग के सामने डिस्कस किया है। जो आप लोग को वीडियो को फुल्ली देखना है, स्क्रिप्ट मत करना है, क्योंकि स्क्रिप्ट करने से आपको फुल इसका नॉलेज नहीं मिलेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का दबाना और नया नोटिफिकेशन मिले।